बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी तक आप लोगों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे तमाम चैप्टर्स देखे, जिसमें हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बात की। लेकिन जब हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं तो एक नजरिया और भी सामने आता है जो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो गया है, जिसने बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं। यहाँ तक कि ये भी सवाल पैदा कर दिया है कि क्या वाकई में हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिनके बाद तमाम नस्लें इंसानी वजूद में आई। और इसीलिए आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही सीरियस और सेंसिटिव है, और एक ऐसा टॉपिक जिसने पिछले 150 सालों में बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा किए हैं, यानी भ्रम पैदा किए हैं। इसके इन इल्यूजन्स, सेंसिटिविटी और संजीदगी को देखकर कोई भी इस टॉपिक पर खुलकर बात करने को तैयार ही नहीं होता था। मैं इस टॉपिक को 4 चैप्टर्स में तकसीम कर रहा हूं, यानी डिवाइड कर रहा हूं। पहला हिस्सा इस टॉपिक की संजीदगी और हसासियत पर बात करेगा, ताकि आपको इल्म हो सके कि मामलात इतने सीधे नहीं हैं जितना हम समझते हैं, जितना हम कहते हैं। पहले हिस्से में जाहिर सी बात है कई सवालात भी खड़े होंगे जो एक डेड एंड यानी बंद गली नजर आएंगे। फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होगा जो बात करेगा कि आखिर ये नजरिया पैदा ही क्यों हुआ, वो क्या वजूहात थी, या इस नजरिए की वो असल वजह क्या थी। और आपको बड़ी ही अच्छी तरह से उन वजूहात की जानकारी इस दूसरे हिस्से में मिल जाएगी। फिर हमारा तीसरा हिस्सा आएगा जिसमें हम आपको इन नजरियों की बड़ी कमजोरियों के बारे में बताएंगे, और आखिर में इस चैप्टर का चौथा हिस्सा जो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार करेगा। तारीख में फॉसिल्स लंबे अरसे से मिल रहे हैं, और फॉसिल्स उन हड्डियों को कहते हैं जो लाखों सालों से जमीन में दबी हुई हों। ये फॉसिल्स कभी डायनासोर्स के होते तो कभी इस दुनिया से खत्म हो जाने वाले जानवरों के। लेकिन फिर साल 1856 में जर्मनी में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने मुस्तकबिल की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और बहुत से मजाहिब को चैलेंज भी किया, हत्ता कि मुसलमानों को भी। ये दरियाफ्त थी एक इंसान नुमा खोपड़ी की, और इंसान नुमा खोपड़ी का मतलब ये है कि इस खोपड़ी की शेप तो बिल्कुल इंसानों वाली थी, लेकिन वो दरियाफ्त इंसानी खोपड़ी से कहीं ज्यादा बड़ी और चपटी थी, जैसा कि इंसान जैसी कोई मखलूक। इस खोपड़ी की उम्र मालूम करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड अपनाया गया जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं, और इस टेक्निक से ये पता चला कि ये खोपड़ी तो किसी लाखों साल पुरानी मखलूक की है जो कि इंसान जैसी थी। लेकिन इन लाखों साल के दावे में थोड़ा सा शक करना जरूरी भी है, क्योंकि कार्बन डेटिंग में सैंपल यानी जिस चीज की उम्र मालूम की जा रही है उसमें अगर थोड़ी सी भी मिलावट हो जाए तो बहुत गलत रिजल्ट सामने आते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग उम्र जानने का एक बहुत ज्यादा काबिल एतबार तरीका बिल्कुल नहीं है। इसलिए जहां एक तरफ खुदाई के दौरान एक के बाद एक फॉसिल्स मिलने लगे, वहीं दूसरी तरफ इनकी उम्रें जानने के लिए कार्बन डेटिंग के अलावा भी नई नई टेक्नोलॉजी इजाद होती चली गई। मसलन रेडियो कार्बन डेटिंग, इलेक्ट्रॉन परमैग्नेटिक रेजोनेंस, थर्मोल्यूमिनेंस डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इंटीमेंटल डेटिंग, और इस वक्त इन ढांचों की या खोपड़ियों की उम्र मालूम करने के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में एक्सेलरेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री और यूरेनियम थोरियम मेथड शामिल हैं। ये वो मेथड हैं या वो टेक्निक्स हैं या वो तरीकेकार हैं जो किसी भी चीज के पिगमेंट्स को डायरेक्ट सैंपल करके ये बता देते हैं कि फला चीज कितने हजार साल या कितने लाख साल पुरानी है। अब 2 सवाल पैदा होते हैं कि इन खोपड़ियों की उम्र जानने का एक तरीका नाकाबिले एतबार हो सकता है, दूसरा तरीका भी नाकाबिले एतबार हो सकता है, चले तीसरा तरीका भी नाकाबिले एतबार हो सकता है। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अगर एक जैसा रिजल्ट बताएं तो इस पर यकीन करना पड़ जाता है कि वो वाकई लाखों साल पुरानी खोपड़ियां हैं, ढांचे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि एक ढांचा फ्रॉड हो सकता है, दूसरा ढांचा फ्रॉड हो सकता है, तीसरा ढांचा फ्रॉड हो सकता है। और ये भी सच है कि लोगों ने फेक ढांचे भी बनाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि अब तक 6000 ऐसे ढांचे मिल चुके हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी, जिनकी सच्चाई में, जिनके हकीकत होने में कोई शक नहीं कि वो वाकई में लाखों साल पुराने हैं।
अब इससे एक खौफनाक थ्योरी पैदा हुई कि ये खोपड़ी किसी ऐसी अजीबो गरीब मखलूक की है जो इंसान से पहले इस जमीन पर आबाद थी और इंसानों के बजाय जानवरों के ज्यादा करीब थी, और इंसान इसी की नस्ल से आगे पैदा हुए, और इस थ्योरी को नाम दिया गया द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये बड़ी ही परेशान कुन दरियाफ्त थी और मॉडर्न नस्ल के जहन में तरह तरह के शक व शुबात पैदा होने लगे कि वाकई में एवोल्यूशन सच है, क्या वाकई में इंसान किसी ऐसी हैवान नुमा मखलूक से है, और अगर ये सच है तो फिर ये थ्योरी किसी भी इल्हामी मजहब से बहुत जबरदस्त तरीके से टकरा रही थी कि पहला इंसान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए थे, मगर इस थ्योरी के मुताबिक, यानी ये थ्योरी कहती है कि इंसान किसी हैवान नुमा मखलूक से बना था। अब इस तकरार से निपटने के लिए तमाम मजाहिब ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की। ईसाइयों ने ये कहकर रद्द कर दिया कि ये सब ढांचे, ये सब फॉसिल झूठ हैं, एक फ्रॉड हैं, बस इन्हें खुदा ने हमारे ईमान के टेस्ट करने के लिए जमीन में रखा है। ऐसे ही यहूदियों ने भी इसे झूठ कहकर अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन मुसलमानों में ओपिनियन डिवाइड होना शुरू हो गए, यानी राय तकसीम होना शुरू हो गई। कुछ स्कॉलर्स ने खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ स्कॉलर्स ने एवोल्यूशन के कुछ हिस्सों को मान लिया और कुछ हिस्सों का इनकार कर दिया, और कुछ इस पर डट गए कि एवोल्यूशन महज एक थ्योरी है, एक अंदाजा है, एक धोखा है। लेकिन मसला तो इससे बहुत बड़ा था, क्योंकि सिर्फ कह देने से कि ये एक थ्योरी है, एक अंदाजा है या एक धोखा है, जान तो बिल्कुल नहीं छूट जाती। मॉडर्न एजुकेशन से जुड़ी हुई नस्लें सवाल करती हैं, और वाकई में आज लोग सवाल करते हैं। यहाँ तक कि 70s में तो टर्की, सऊदी अरेबिया, लिबनान और पाकिस्तान वालों को बाकायदा तौर पर एक कैंपेन चलानी पड़ी थी कि एवोल्यूशन एक झूठ है, एक फ्रॉड है, एक धोखा है। आखिरकार स्कॉलर्स की अक्सरियत ने यह हल निकाला कि इस टॉपिक पर थोड़ा तवक्कुफ से काम लेना चाहिए, यानी जो चीज कुरान में डिक्लेयर नहीं हुई है उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। अब इस तरह से फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 19% यानी 19% मुसलमान अब ये मानने लगे हैं कि इंसान एवोल्यूशन की ही पैदावार है। बल्कि 2009 में जब मैकगिल यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के हाई स्कूल में एक सर्वे करवाया था और स्टूडेंट्स के सामने ये सवाल रखा था कि क्या आप इन फॉसिल्स को देखकर ये बात मानते हैं कि एवोल्यूशन सच हो सकता है, तो 86% यानी 86% लोगों ने, स्टूडेंट्स ने हाँ में ही अपना जवाब दिया था। और 2013 में जब प्यू की रिसर्च के एक सर्वे से ये मालूम पड़ा कि हाँ कहने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि ईरान और अफगानिस्तान जैसे कंजर्वेटिव ममालिक में भी 26% यानी 26% लोग इसका जवाब हाँ में ही देते हैं। और यही वो वजह है जब 2014 में दाइश ने इराक के शहर मोसुल पे कब्जा किया था, तो सबसे पहले उन्होंने स्कूल्स में बायोलॉजी पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इस मौके पर मुझे एक वाकया याद आ गया जो मैंने सेंट ऑगस्टीन की 5वीं सदी की एक किताब दी सिविताते द सिटी ऑफ गॉड में पढ़ा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 170 साल बाद एक रोमन बादशाह जूलियन के सामने एक यूनानी ईसाई और एक मिस्री मुल्हिद यानी एथियस यानी नास्तिक का मुनाजरा हुआ था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में दोनों का नुक्ताए नजर सुनने के बाद जूलियन ने ये कहा था, तो हो सकता है कि एक के बजाय कई आदम आए हों। और इस वक्त इन तमाम ढांचों और फॉसिल्स को देखते हुए मुसलमानों के यहाँ भी एक बड़ा तबका इस बात का कायल है, या कहूँ इस बात को मानता है, या कह सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का कायल हो चुका है। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस टॉपिक की सेंसिटिविटी और संजीदगी का एहसास हो चुका होगा, अंदाजा हो चुका होगा कि इस पर इंटेलेक्चुअल अंदाज में बात करना और दलाइल के साथ बात करना कितना जरूरी है। और इंटेलेक्चुअल अंदाज में बात करने के लिए हमें बहुत तवज्जो से कुरान, हदीस और बजाते खुद इन ढांचों को स्टडी करना होगा। अब ये ढांचे कितने अजीबो गरीब हैं, तो चलें इनके मुतालिक कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1974 यानी 1974 में इथोपिया से एक ढांचा मिला जो बाईपेडल यानी दो टांगों पर चलने वाली किसी मखलूक का था। ये किसी और या औरत जैसी किसी मखलूक का था, और मकामी जुबान में लोगों ने इसे प्यार से इस ढांचे का नाम जिंकिंस रखा, जिसका मतलब होता है कि तुम बहुत प्यारी हो।
आज दुनिया इस ढांचे को लूसी के नाम से भी जानती है। पिछले 50 साल में लूसी को कई ममालिक में ले जाया गया, जिस पर कई तरह की रिसर्च कंडक्ट की गई। और अगर आपने 2013 में हॉलीवुड की एक फिल्म लूसी देखी हो तो मैं आपको बता दूं कि वो फिल्म इसी का रेफरेंस है। बहरहाल मुख्तलिफ तरीके से इसकी एज डिस्कवर की गई, इसकी उम्र मालूम की गई, तो मालूम हुआ कि लूसी 32 लाख साल पहले जमीन में जिया करती थी। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने अपनी एक रिसर्च में बताया कि लूसी एक दरख्त से गिरकर मर गई थी और फिर बाद में एक जानवर ने इसको खा लिया था। और इस जानवर का इनफैक्ट एक दांत आज भी लूसी की कमर की हड्डी में फंसा हुआ है। इसी तरह दो और ढांचे, जिसमें से एक और इथोपिया से ही मिला, जो आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले जमीन पर चला करता था, और दूसरा केनिया से मिला एक ढांचा है जिसका नाम तुर्काना बॉय, जो बिल्कुल एक कम उम्र लड़के का ढांचा था। लेकिन मैं आपको दो बहुत ही अजीबोगरीब दरियाफ्तों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली तो आज के मौजूदा इजराइल में मिली थी, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 ढांचों की एक फैमिली थी, जिसको कस्फे कहते हैं। और सबसे अजीब बात, इसमें से जो सबसे छोटा ढांचा था वो एक बच्चे का था जिसके हाथ में 12 सींगे के सींग थे। और दूसरी अजीबोगरीब दरियाफ्त इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ी गार लिंगपिंगे में हुई थी, और वहां पर भी एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 ढांचों की एक पूरी फैमिली थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सब के सब बस 3 फीट के थे, यानी कि आज के हिसाब से बिल्कुल बौने, बल्कि इनको तो नाम भी हॉबिट्स का ही दिया गया था, यानी बौने। इसी तरह चाइना में पैकिंग मैन और ग्रीस में पेट्रालोनास्कल, ये सब लाखों साल पुराने ढांचों के फॉसिल्स हैं। और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला टॉमस चाइल्ड, ये तो बेसिकली इतना अजीबोगरीब ढांचा था कि ना ही इंसान का और ना ही हैवान का, बल्कि एक अलग ही किस्म की मखलूक बताया जाता है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मामला काफी उलझे हुए नजर आते हैं। ये ढांचे दरअसल हमारी जंग एवोल्यूशन के उस नजरिए से करवा रहे हैं जिसके मुताबिक इंसान हैवान से ही इवॉल्व हुआ। अब इस जंग, इस लड़ाई, इस आर्गुमेंट को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए इस चैप्टर के अंदर एक बहुत मुश्किल चैलेंज डाल रहा हूं, यानी 1856 के जर्मनी में हुई एक दरिया, और वो ढांचा था एक इंसान से पहले गुजरी नस्ल निएंडरथेल्स का, जो आज से 4.5 लाख साल पहले इस दुनिया में जाहिर हुए और आज से 40,000 साल पहले तक रहे। और जब किसी फिल्म में स्टोन एज के लोग दिखाने हों तो इन्हीं निएंडरथेल की शक्ल बनाकर दिखा दी जाती है। एक वहशी सी, जंगली सी मखलूक जो मुंह से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालती और गारों में रहा करती। निएंडरथेल सबसे मुश्किल चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि लूसी और टॉमस चाइल्ड के बारे में तो ये बात बड़ी ही आसानी से कही जा सकती है कि वो बहुत पुराने ढांचे थे। 32 लाख साल पहले की लूसी तो चिंपैंजी और गोरिल्ला के ज्यादा करीब थी, लेकिन निएंडरथेल्स का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बात भी बताऊंगा कि आप देखेंगे कि वो वाकई में इंसान के बड़ी ही करीब मखलूक थी। इसके ज्यादातर ढांचे यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के ममालिक से मिलते हैं, ज्यादातर फ्रांस, स्पेन, स्लोवाकिया और जर्मनी। और इनके ढांचों की शाख देखकर ये पता लगता है कि वो एक खूंखार नस्ल थी। वो गारों में रहते थे और आग जला सकते थे, पत्तों और जड़ी बूटियों को बुनियादी दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। निएंडरथेल मर्दों का कद यानी हाइट 5 फीट 6 इंच होती थी, जबकि इनकी औरतों का कद 5 फीट होता था। ये एम्बुश हंटर थे, यानी गिरोह या जत्थे बनाकर छुपकर बारहसिंगाहों, हिरनों और जंगली सुअरों का शिकार करते थे। और इनके घुटनों की साख्त ये बताती है कि वो बड़ी ही मजबूत जुसामत रखते थे और आराम से 35 से 40 मील तक भाग सकते थे। निएंडरथेल के बारे में ये बातें सुनकर अब आपको क्या लग रहा है? इन सब खासियतों की वजह से ज़हन बड़ी ही आसानी से सोच सकता है कि ये तो बड़ी ही इंसानी खासियत वाली नस्ल है। ये तो एकदम ह्यूमन काइंड बिहेवियर है, दवाई खाना, आग जलाना। और यही वो मौका है जहां बहुत से लोग निएंडरथेल को इंसानी पीढ़ी के सक्सेसर यानी पूर्वज मान लेते हैं और एवोल्यूशन एक सच लगने लगता है।
لیکن اب جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو پوری طرح سے یہ علم ہو جائے گا کہ ان تمام سوالوں کا اور شبہات کا آپ لوگوں کو کس طرح سے جواب دینا ہے، بلکہ آپ کو میں جو کچھ بھی بتاؤں گا ان کے لیے ایسے دلائل پرووائڈ کرنے والا ہوں جن کے بعد ایوولوشن کے بارے میں خود آپ کا اپنا کانسیپٹ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔